गुड मॉर्निंग। ये क्लास 8 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। क्लास 8 में इससे पहले वाले लेक्चर्स में क्या सिखा दिया था? क्लास 8 में इससे पहले वाले लेक्चर में वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क और एनर्जी के बारे में मैंने बता दिया है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को भी मैंने आपको समझा दिया कि काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है और पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने थोड़ा ज़्यादा बता दिया है आपके सिलेबस के हिसाब से, लेकिन आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दो तरह का पोटेंशियल एनर्जी था, दो तरह का पोटेंशियल एनर्जी है। एक पोटेंशियल एनर्जी है जिसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहला जो टर्म है उसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या चाहिए? कोई भी एम मास का ऑब्जेक्ट सरफेस से कितने हाइट पर है, कोई भी एम मास का ऑब्जेक्ट सरफेस से कितने हाइट पर है, उसके हिसाब से इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे एम इंटू जी इंटू एच का। ठीक है। और नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी बताया था वो बनाया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या इसको आप स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इसमें याद क्या रखना होता है कि अगर हमारे पास इस तरह का एक अरेंजमेंट है और मान लो इसमें स्प्रिंग ऐसा है, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट पे याद रखना, जितना ज्यादा के का वैल्यू होता है, स्प्रिंग को कंप्रेस करना या इलोंगेट करना उतना ही मुश्किल होगा। और मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ब्लॉक एम मास का ऐसे अटैच करके रखा है। अब ये जब स्प्रिंग ना ही कंप्रेस्ड होता है ना ही इलोंगेटेड होता है, ऐसा बोलते हैं जब स्प्रिंग पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होता तब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर होता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, स्प्रिंग को अगर नेचुरल लेंथ से, स्प्रिंग को अगर नेचुरल लेंथ से एक्स अमाउंट इलोंगेट कर दो, या इसी स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से एक्स अमाउंट कंप्रेस कर दो, दोनों ही केस में स्प्रिंग पर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, जिसे क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर होता है उसको हाफ के एक्स स्क्वायर से फाइंड आउट करते हैं। तो ये सब मैंने इससे पहले लेक्चर में सिखाया था। ये फॉर्मूला वगैरह शायद नहीं बताना होता है, लेकिन इतना कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है कि तुम्हें बताया ना जा सके। आई होप ये सब तुमको समझ में आ गया है अच्छे से। अच्छा, अब इसके बाद ना एक टर्म होता है एनर्जी कंजर्वेशन। एक टर्म होता है एनर्जी कंजर्वेशन। अब एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है, एनर्जी को ना ही मिटाया जा सकता है, एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा कि एनर्जी जो है उसको ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड, it can only be converted from one form to another, from one form to another। एनर्जी को क्या कर पाएंगे, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास क्या है, एक ऐसा कंटेनर है। ठीक है, और इस कंटेनर में ऐसा समझ लो कि कुछ पानी रखा हुआ है। ब्लू पानी है, आज ब्लू है, पानी 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 पानी। ठीक है, एक ऐसा कंटेनर था जिसमें हमने क्या रखा है, थोड़ा बहुत पानी रखा हुआ है ऐसे। अभी क्या करते हैं, नीचे आग लगा देते हैं। ठीक है, आग येलो रंग का आग होता है। ये फिजिक्स में जब भी ये एरो बनाऊंगा, एरो का तो समझ जाना कि मैंने आग लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हीट सप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। अब हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है क्या? बिल्कुल। तो हीट जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसके लिए तुम्हें क्या करना होता है,
जो एलपीजी गैस होता है उसको बर्न करना होता है क्या? जो एलपीजी गैस होता है उसमें से क्या करते हैं, जब गैस को ऑन करते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज होता है। अब जो ये एनर्जी रिलीज हुआ वो क्या हो रहा है, गैस के फॉर्म में एनर्जी स्टोर था, गैस के फॉर्म में एनर्जी स्टोर था, वो क्या हो गया, बर्न करने पे वो हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब ये जो हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रहा है वो क्या करेगा, पानी को हीट करना स्टार्ट करेगा। अब ये पानी हीट होना स्टार्ट होगा तो ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पानी है वो क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक टरबाइन रख दिया है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक टरबाइन रख दिया है। अब जैसे ये वेपर आप इसको मिलेगा, ये टरबाइन क्या करेगा, टरबाइन घूमना स्टार्ट कर देगा क्या। और ये मान लो ये टरबाइन से कनेक्टेड है, ये टरबाइन से कनेक्टेड है एक बल्ब। ये जो टरबाइन है, टरबाइन से कनेक्टेड है एक बल्ब। अब एक्चुअल में इतना एनर्जी नहीं हो पाता है, वो सराउंडिंग में लॉस हो जाता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पर गैस, वो जो एलपीजी गैस होता है या जो भी डिफरेंट टाइप के गैस होते हैं, उसको बर्न करने से क्या हो रहा है, हीट एनर्जी मिल रहा है। तो गैस में जो एनर्जी स्टोर था उसको मैंने हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया। हीट एनर्जी को मैंने क्या कर दिया, जब इसको हीट सप्लाई किया तो वो क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये वेपर में जब कन्वर्ट हो रहा है तो वेपर जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, टरबाइन को घुमाना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी आ गया। अगर ये घूम रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी आ गया, और उस मैकेनिकल एनर्जी से मैंने क्या कर दिया, लाइट एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब एक्चुअल में ऐसा नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो जाता है। एनर्जी का लॉस हो जाता है मतलब जैसे तुमने जब यहाँ पे वेपर बनाया तो कुछ वेपर एटमॉस्फेयर में लीक आउट हो जाएगा, फिर जो एनर्जी यहाँ पे मिला उसमें फ्रिक्शन के कारण भी क्या होगा, कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो सारा का सारा एनर्जी नहीं मिलता, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन ऐसा ही होता है। हम क्या कर रहे हैं, कभी भी एनर्जी को क्रिएट नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और एकदम आइडियल सिचुएशन अगर होता, आइडियल सिचुएशन मतलब राम राज्य, अगर एकदम आइडियल सिचुएशन होता तो जितना एनर्जी पहले था, जितना एनर्जी गैस के बर्न करने से रिलीज होता, गैस के बर्न करने से रिलीज होता उतना ही एनर्जी लाइट के फॉर्म में, उतना ही एनर्जी लाइट के फॉर्म में बल्ब से रिलीज होता, उतना ही एनर्जी लाइट के फॉर्म में बल्ब से रिलीज होता। ठीक है, तो क्या होता है ना कि अब तुमने सुना होगा एनर्जी कंजर्व करना है भाई, एनर्जी कंजर्व करना है। अब एनर्जी कंजर्व करना है, क्यों कंजर्व करना है, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम जो है इससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पर गैस जो था, गैस को बर्न करना बहुत ही आसान था, लेकिन ये वेपर से एनर्जी निकालना आसान है क्या, नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एनर्जी है वो जब एक सूटेबल फॉर्म में रहेगा तो उसको यूज करना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर वो किसी और फॉर्मेट में चला जाता है तो वहां से एनर्जी कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। ये इतना हमारा सोफिस्टिकेटेड अभी साइंस नहीं है कि इससे क्या कर सके, एनर्जी बना सके। इससे क्या करना है, एनर्जी, और जैसे कोल और पेट्रोलियम को कंजर्व इसीलिए किया जाता है क्योंकि वहां से एनर्जी फाइंड आउट करना है, वहां से एनर्जी रिलीज करना बहुत ही आसान है। जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन या जितने भी हमारे डिवाइसेज हैं वो सब इसी फॉर्मेट पे काम करते हैं, उनको एनर्जी क्या मिल जाए, आराम से मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, पावर। अब पावर की क्या जरूरत है वो देखते हैं। पावर तुमने सुना भी होगा, कोई नया वर्ड नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए। पावर, वर्क डन हम जानते थे, एनर्जी का होता है मतलब होता था कैपेसिटी टू डू वर्क। एक ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी जितना वो काम कर सकता है वो उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब रेट का मतलब क्या है, मान लो मैंने बोला कि क्या करना है, एक कुआं है ऐसा,
एक कुआं, एक वेल है ऐसा, और वेल में पानी भरा हुआ है, ठीक है, वेल में पानी भरा हुआ है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक मोटर अप्लाई किया है। मोटर जानते होगे, मोटर क्या करता है, पानी बाहर निकालता है। अब ये मोटर क्या कर रहा है, मोटर का एक इनलेट होगा, पाइप होगा। पाइप हम क्या करते हैं, पाइप हम इसमें ऐसे डाल देते हैं, और वो क्या करता है, ये जो पाइप है ये हमने ऐसे मोटर के अंदर डाल दिया है, और ये क्या करता है, इसमें से वाटर बाहर निकलता है। तो एक आउटलेट होगा, एक इनलेट होगा, एक आउटलेट होगा। इसमें से वाटर क्या होने वाला है, ऐसे बाहर निकलने वाला है, और इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब यूज किया जाता है। अब मान लो ये जो मोटर है ना, मैंने बोला कि मुझे पूरा का पूरा जो वेल है वो खाली करना है, पूरा का पूरा वेल खाली करना है। और पूरा का पूरा वेल खाली करने के लिए इस मोटर ने क्या कर दिया, 2 दिन का टाइम लगा दिया इसमें। ये जो मोटर था, मोटर ने यहाँ से पानी खींचना स्टार्ट किया, पानी खींच के ये क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। और कितना टाइम लगा रहा है, 2 दिन का टाइम लगा रहा है। अब बोलोगे यार 2 दिन तो बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है, इतना टाइम तो मैं नहीं रुक सकता। तो तुम्हारे फ्रेंड ने बोला कि ठीक है, एक दूसरा मोटर यूज करते हैं। ये मान लो मोटर 1 यूज कर रहे थे, अब मोटर 1 यूज नहीं करके मान लो मैं मोटर 2 यूज करने स्टार्ट कर दूं। अब अगर मैं मोटर 2 यूज करना स्टार्ट कर दूं, तो मैंने क्या देखा, मोटर 1 ने क्या किया था, जो मोटर 1 है उसने 2 दिन में पानी खत्म कर दिया था, ठीक है। जब मैंने मोटर 2 अप्लाई किया, मोटर 2 क्या कर रहा है, मैंने देखा मोटर 2 जो है वो 1 दिन में पूरा का पूरा पानी खाली कर देगा। मान लो एक और मोटर हमने इंप्लॉय किया, एक और मोटर है मोटर 3। अब ये मोटर 3 जो है, इसने क्या किया था, आधे दिन में क्या कर दिया है, पूरा का पूरा कुआं खाली कर दिया। अब अगर आप ध्यान से सोचोगे तो मोटर 1 जितना काम कर रहा है, मोटर 2 उतना ही काम कर रहा है, मोटर 3 उतना ही काम कर रहा है। लेकिन आप कौन सा मोटर सेलेक्ट करोगे अपने काम के लिए, आप ये थर्ड वाला मोटर सेलेक्ट करोगे काम के लिए। क्यों, क्योंकि वर्क डन भी इंपॉर्टेंट है, वर्क डन तो होना है, वर्क डन का होना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है क्या कि किस रेट से काम हो रहा है। जितना जल्दी वर्क डन होता है उतना अच्छा होता है क्या। तो हमने क्या किया, अब तुमने सुना होगा कि मोटर मोटर का जो पावर होगा वो अपने को इंक्रीज करना पड़ेगा, अलग अलग पावर के मोटर आते हैं। अब मोटर 1 जो 2 दिन लगा रहा था, इसका पावर क्या है, कम। पावर कम क्यों है, क्योंकि ये काम तो कर रहा है, लेकिन काम करने में ज्यादा टाइम लगा रहेगा। ये मोटर 2 जो है, ये मोटर 1 से अच्छा है। क्यों, क्योंकि कम टाइम में काम कर दे रहा है। लेकिन मोटर 3 से कम है क्या। इसका मतलब क्या है, वर्क डन इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है क्या कि किस रेट से वर्क डन हो रहा है। रेट का मतलब फिजिक्स में कभी भी रेट वाला वर्ड आए ना, मतलब वो टाइम के बारे में बात किया जा रहा है। तो वर्क इज इंपॉर्टेंट, लेकिन किस रेट से वर्क हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मान लो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो जो मोटर 1 था, मान लो जो मोटर 1 था, मोटर 1 का पावर अगर मान लो ऐसा गिवन है, मोटर 1 का पावर गिवन है मान लो 1000, इसका यूनिट वॉट होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। और ये वॉट को क्या लिखते हैं, जूल पर सेकंड भी लिखते हैं, अभी मैं समझा दूंगा ये सर। तो मोटर 1 का जो पावर है वो कितना है, 1000 वॉट। इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, 1000 जूल पर सेकंड। अब ये क्या है सर, तो ये पहले मेरे को समझाना पड़ेगा तभी मैं बता पाऊंगा। मुझे लगता है ये कहानी समझ में आया होगा। 3 मोटर थे, अब 3 मोटर थे, पहला मोटर 2 दिन में काम कर रहा है, दूसरा मोटर 1 दिन में कर रहा है, तीसरा मोटर आधे दिन में काम कर रहा है। तो हम कौन सा मोटर यूज करेंगे, थर्ड मोटर। इसका मतलब ये तो इम्पोर्टेंट है कि काम हो रहा है, साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितने टाइम पर काम हुआ है। जैसे मान लो मैंने तुमको बोला कि तुम्हें घर बनाना है, और तुमने क्या कर दिया, कुछ लोगों को काम दे दिया कि हाँ भाई मेरा घर तैयार कर लो। अब तुम मर गए, मान लो तुमने घर दिया था आज 2020 में, 2020 में तुमने घर का काम दिया उसको, और वो तुमको घर कंप्लीट करके दे रहा है 2030 में, नहीं 2030 तक तो तुम जिंदा रहोगे। मान लो उसने तुमको घर का काम कंप्लीट करके दिया 3000 में। अब 3000 में जब उसने तुमको काम कंप्लीट करके दिया तो तुम्हारे काम का है क्या, तुम्हारे मतलब क्या है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है कि काम तो होना है, लेकिन किस रेट से काम होना है ये भी इंपॉर्टेंट है क्या। तो ये जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। अब पावर को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करोगे, पावर को मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, मैथमेटिकली पावर इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट टाइम। मैंने बताया ना, फिजिक्स में कभी भी रेट वाला टर्म देखे मतलब टाइम से डिवाइड कर दो।
इसको एक और तरह से डिवाइड करते हैं, पावर इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब वर्क डन और एनर्जी तो इंटर कन्वर्टेबल है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने वर्क डन किया तो उसके पास एनर्जी होगा तभी कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, पावर को दो तरह से डिफाइन करेंगे, या तो पावर को बोल देना वर्क डन पर यूनिट टाइम, या पावर को क्या बोल देंगे, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितना एनर्जी एक सेकंड में खर्च किया। जैसे अगर मैं इसमें कुछ एग्जांपल बताऊं आपको, तुमने देखा होगा शायद जो बल्ब्स होते हैं, जो बल्ब्स होते हैं उसमें लिखा होता है, जैसे बल्ब होता है उसमें लिखा होगा, बल्ब में देखना ये बल्ब का साइन होता है, इस तरह से बल्ब दिखते हैं। मान लो 25 वॉट का बल्ब है, इसका ये वॉट क्या है, तो वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। अब ये वॉट कैसे डिफाइन करोगे सर, हमने क्या देखा, पावर जो था वो वर्क डन पर यूनिट टाइम है क्या, ठीक है। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, वर्क डन का यूनिट होता है जूल, ऐसा यूनिट, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड्स होता है। ये जो जूल पर सेकंड होता है ना, जूल पर सेकंड, इसी को हम क्या बोलेंगे प्यार से, वॉट। बात समझ में आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है कि मैंने बोला कि अ बल्ब ऑफ पावर, मान लो ऐसा मैंने बोला, अ बल्ब ऑफ पावर 25 वॉट, अ बल्ब ऑफ पावर 25 वॉट, इसका मतलब हो जाएगा, मैं ऐसा लिख रहा हूं क्या, 25 जूल्स पर सेकेंड। इसका मतलब ये होता है कि हर एक 1 सेकेंड में ये जो बल्ब है ये 25 जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, 25 जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ, तुमने बल्ब देखे होंगे, अलग अलग तरह के बल्ब आते हैं। जब तुम मार्केट में बल्ब खरीदने जाओगे ना तो तुमको मिलेगा बल्ब, ऐसा बल्ब मिलेगा 25 वॉट का, फिर तुमको एक बल्ब मिलेगा 14 वॉट का, फिर तुमको बल्ब मिलेगा 9 वॉट का, अलग अलग रेटिंग का तुमको बल्ब मिल सकता है। अब तुमने देखा होगा कि 25 वॉट वाले बल्ब का दाम सबसे ज्यादा था, 14 वॉट वाले बल्ब का दाम उससे कम है, और 9 वॉट वाले बल्ब का दाम सबसे कम है, एक ही कंपनी के। मान लो सारे हैवेल्स के बल्ब है, ठीक है, अगर सारे बल्ब हैवेल्स के हैं, जो 25 वॉट वाला बल्ब है ना, जो 25 वॉट वाला बल्ब होगा उसका प्राइस समझ लेना समथिंग अप्रॉक्स 250 के आसपास होगा, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, ठीक है। इसका जो प्राइस होगा वो समथिंग 150 के अप्रॉक्स होगा, और इसका जो प्राइस होगा वो अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास होगा। अब ये प्राइस में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये जो बल्ब है इसका पावर 9 वॉट है, इसका मतलब ये क्या करेगा, 9 जूल ऑफ एनर्जी एक सेकेंड में रिलीज करेगा। अब ये जो बल्ब है वो जो एनर्जी रिलीज करता है वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है क्या, इसका मतलब ये एक सेकंड में 9 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी रिलीज करेगा। इसमें अगर 14 वॉट है मतलब 14 जूल्स पर सेकंड है क्या, इसका मतलब ये 14 जूल्स ऑफ एनर्जी, 14 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी, 14 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी पर सेकंड, हर एक सेकंड में 14 जूल्स, और ये क्या करेगा 25 जूल्स ऑफ एनर्जी पर सेकंड। तो जो जितना ज्यादा लाइट एनर्जी रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा ब्राइट दिखेगा क्या, इसलिए जब आप 25 वॉट का बल्ब लगाओगे ना तो आपको रूम ज्यादा ब्राइटर दिखेगा, 14 वॉट का बल्ब में आपको रूम कम ब्राइटर दिख रहा है, और 9 वॉट में आपको वो लीज दिखेगा। तो आई होप ये पावर का मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। पावर का सीधा सा मतलब है वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम, जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा वो काम कर सकता है, ठीक है। जैसे मैंने मोटर वाला एग्जांपल लिया था, मान लो मैंने बोला कि मेरे पास जो मोटर वन है, हॉर्स पावर में आते हैं जनरली ये सब पावर, तुमने सुना होगा, या नहीं भी सुना तो समझ लो कि अभी वॉट ही रखते हैं। मान लो मोटर वन जो है वो 1000 वॉट का था, मोटर टू जो है वो 2000 वॉट का है, और मोटर थ्री जो हमने यूज किया था वो मान लो 3000 वॉट का है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, वॉट का मतलब है, जैसे अगर मैंने लिखा 1000 वॉट, इसको हम क्या समझेंगे 1000 जूल्स पर सेकेंड। इसका मतलब ये मोटर जो है मोटर वन
motor 1 can do a work of, motor 1 can do a work of 1000 joules in 1 second. उसी तरह मोटर 2 कैन डू अ वर्क ऑफ 2000 joules in 1 second और मोटर 3 कैन डू अ वर्क ऑफ 3000 joules in 1 second. बात समझ में आ रहा है? तो कभी भी अगर पावर रेटिंग पता है, पावर रेटिंग पता है मतलब आप या तो ये फाइंड आउट कर सकते हो कि वो कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, या आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि उसने कितना काम किया है. तो जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप यूज करोगे ना उसमें आपको पावर रेटिंग मिल जाएगा. तो आई होप ये पावर रेटिंग तुम्हें समझ में आया होगा. कभी भी पावर रेटिंग मिल जाए, कुछ भी पावर रेटिंग मिल जाए, पावर रेटिंग अगर आपको ऐसा मिल रहा है, मान लो ऐसा मिल रहा है 2000 हॉर्स पावर, एक आपको ये भी मिलेगा हॉर्स पावर या एचपी. ये भी क्या होता है, पावर का यूनिट होता है. ठीक है, तो 746 वॉट, 746 वॉट का 1 हॉर्स पावर होता है. ये स्टैंडर्ड होता है जो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं. हमारे काम का इतना नहीं है, हमें बस ये याद रखना है कि 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट का है. तो अगर मैंने बोला कि मेरे पास 200 हॉर्स पावर का एक इंजन है, मतलब वो क्या करेगा, 200 इंटू 746 वॉट का इंजन है क्या, तो वो एक सेकेंड में 200 इंटू 746 जूल्स का वर्क डन कर सकता है क्या. तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. ठीक है, इतना ही जानना है पावर में. पावर अपने सिलेबस में ज्यादा है नहीं. पावर का सीधा सा मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क. वर्क डन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस रेट से काम किया जा रहा है. अब जितना ज्यादा पावर होगा किसी भी डिवाइस का, उतना ज्यादा वर्क डन कर सकता है या उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है. ठीक है, इतना ही रहने देते हैं आज.